जरा स्वास्थ्य के बारे में बताइए। आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा दिखता है, तो इसके पीछे में राज क्या है? देखो पहली बात तो यह है कि स्वास्थ्य के लिए कुछ करने की जरूरत मनुष्य को नहीं होनी चाहिए। हमें एक अंदर ऐसा बैठा हुआ है, डॉक्टर भी है और संभालने वाला भी है, जो इंसान को पूरे ढंग से संभाल लेता है। ज्यादातर लोगों ने अपने आप को नियम कानून में बांध के परेशान किया। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि स्वामी जी आप क्या खाते हैं, क्या आपका खाना पीना है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाता पीता जो विशेष हो। अभी मैं कलकत्ता गया था, उस समय चलो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत आया था। जैसे मैं आज बताता हूं, मेरा आज से 8 महीने पहले स्वास्थ्य अचानक बहुत गिर गया था। खून की शरीर में बड़ी कमी हो गई थी। मेरा एचपी जो है 7 रह गया था। नॉर्मली मेरा एचपी 15-16 होता था। मैंने 18-20 बार तो ब्लड डोनेट किया, तो मेरा एचपी बहुत अच्छा होता था। लेकिन मेरा अचानक एचपी जब गिर गया तो ऐसे एक डॉक्टर ने मुझसे कहा यार कि भाई तू अपनी जांच करा लो, कहीं ऐसा हो यार कैंसर का कोई मामला हो, क्योंकि मेरे फादर की हिस्ट्री कैंसर की रह चुकी है। तो इसकी वजह से एक शक हुआ तो मैंने ऐसे ही, मैं तो हर बात फेसबुक पे डाल देता हूँ, तो मैंने लिख के डाल दिया। मैंने कहा यार क्या इस आदमी को कैंसर हो सकता है? उस इतना लिख के डालना था कि बवाल हो गया। वो एक कलकत्ता में है डॉक्टर, उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया कि स्वामी जी आप यहाँ आ जाइए, अब तो जब तक आपका स्वास्थ्य नहीं जान लेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा। खैर मैं गया, उन्होंने मुझे पूरा चेकअप कराया, सब कुछ कराया। तो चेकअप कराने के बाद 3 चीजें निकल के आई। पहली बात ये निकल के आई कि आदमी पूरा फिट है, मतलब कोई लक्षण पकड़ में नहीं आ रहा, खून कम हो क्यों रहा है। एक छोटा सा लक्षण पकड़ में आया, वो ये कि शायद टीबी के कुछ सेल्स हैं, लेकिन वो भी ये पकड़ में आए कि वो भी हमारी किडनी में है। तो कहते टीबी तो हर व्यक्ति को है, वो तो हर व्यक्ति के शरीर में पड़ी हुई है, स्लीपिंग सेल जैसे बचपन में हुई थी कभी हमें, तो स्लीपिंग सेल पड़ी। तो वो थोड़े से जो नजर आए, वो इसलिए नजर आए कि हमारा शरीर कमजोर हो गया था। तो जब शरीर कमजोर होगा टीबी के उभर आएंगे जर्म्स। तीसरी एक चीज हमको जो थी वो ये था कि हमें एक वायरस लगा हुआ है, हेपेटाइटिस ए। हम एक वायरस बॉडी में है, हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में पता लगा, वो ये करता है कि यदि मैं अस्पतालों वगैरह में ज्यादा जाऊंगा, बीमारों के बीच, तो मैं बीमार हो सकता हूं, बीमारियां मुझे लग सकती हैं। हेपेटाइटिस ए ये काम करता है। साथ ही साथ वो ये भी काम करता है कि आपको दवाई खाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला। टीबी बिना दवाई के जाएगा नहीं, खून मेरा वो और कम होगा, और हेपेटाइटिस ए की वजह से दवाई खा नहीं सकते। तो अब तो हालत ये हो गई कि क्या करें, तो करें क्या। और डॉक्टरों को कुछ समझ में ना आए, उनको तो वो चिंता सता गई। तो एटलीस्ट जब मैंने अपना एनालिसिस खुद किया तो मुझे समझ में आया कि मैं पिछले मतलब 8 महीने से पहले की अगर 2-3 साल की बात करूं, तो 2-3 साल से पिछले में लगभग कोई वर्क नहीं कर रहा, फिजिकली कोई वर्क नहीं कर रहा, किसी भी तरीके की मेरी एक्टिविटी नहीं बची कि मैं 2-4 किलोमीटर रोज चलता हूं। मतलब कोई भी मैं ऐसा काम नहीं कर रहा जो मेरे शरीर को तनाव दे, या मेरे मस्तिष्क को तनाव दे, या मेरे विचारों में तनाव हो। मैं बहुत अच्छा भोजन ले रहा था, बड़ी सुविधा के साथ ले रहा था, सब कोई मेरे केयर करने वाले थे, हर चीज मेरी बहुत बढ़िया, तनाव बिल्कुल नहीं। तो मैंने ऐसे में महसूस किया कि मेरी इम्यूनिटी जो है, मेरी प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो कमजोर हो गई, और कमजोर होने की वजह से ये खून वगैरह भी हमारा कम होने लगा। शरीर में कोई लक्षण पकड़ में नहीं आया कि क्यों है, लेकिन इम्यूनिटी की जांच डॉक्टर नहीं करते हैं। मुझे इतने सारे जब टेस्ट हुए तो उन टेस्टों में एक चीज समझ में आई कि कोई भी इम्यूनिटी की जांच करने वाला टेस्ट नहीं है। अब भाई होता हो तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे नजर नहीं आया।
टेक्निकली कोई भाई नाम, गुप्त नाम होता हो जो मुझे पता ना हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वैसे इम्यूनिटी टेस्ट का कोई उनका नहीं होता, क्योंकि इम्यूनिटी तो आदमी की विल है ना। तो मेरी जो इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी थी, वो कमजोर हो गई थी। तो उस दौरान मैं क्या करता, उसी समय की बात है कि मेरे एक मित्र, वो कहीं मुझे गाड़ी से लेके गए अपनी, और जब लौट के आए तो डिक्की में से कोई सामान निकाल रहे थे, तो डिक्की में सिगरेट की डिब्बी पड़ी हुई थी। मेरे अंदर से आवाज आई कि सिगरेट पीनी है, और मैंने सिगरेट की डिब्बी उठा ली और मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और ये अंदर से आवाज आई कि अब सिगरेट पीनी है। अब मैं पूरी लाइफ में कभी आते हैं सब नहीं कुछ हुआ, लेकिन फिर मुझे सिगरेट का लगा कि सिगरेट पीनी है, तो आदतवश नहीं। और मैंने 3-4 सिगरेट जब पीना शुरू की दिन में, तो धीरे धीरे मैंने पाया कि अब मेरा एचबी अच्छा हो गया। अब मेरा एचबी अपने आप बिना दवाई के बढ़ने लगा। ये वर्ल्ड में फर्स्ट केस होगा सर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं लोगों से कि लोग जो है मेरा सुन के कि एचबी बढ़ता है सिगरेट पीने से, सिगरेट पीना शुरू कर दे। लेकिन ये हुआ ये कि जब मैंने सिगरेट पी तो मेरे अंदर कुछ ऐसा गंदा गया जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने पड़ा, और वो लड़ने से ही मजबूत होती। जो सैनिक केवल मैस में जाके खाना खाएगा वो सैनिक क्षमता खो बैठेगा। इसीलिए सैनिकों की रोज परेड होती, ताकि इनकी कम से कम स्फूर्ति बनी रहे कि अचानक देश पे अटैक हो गया तो ये थोड़ी ना अटैक हो गया तो अभी 3 महीने तक तो मजबूत हो फिर लड़ेंगे, वो तो तुरंत भागना पड़ता है। तो सैनिक को हमेशा जिस तरीके से तैयार रहना पड़ता है और उसके लिए वो रोज एक्सरसाइज करता है, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी, उसकी इम्यूनिटी को भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। और तैयार वो तब रहेगी जब लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो उसकी एक्सरसाइज जो है वो लड़ाई है, और यदि हम पूरे तरीके से सात्विक हो जाते हैं तो वो लड़ाई बंद हो जाती है। मुझे तो ऐसे लगा कि यही कारण ऐसा होता है कि जितने भी बुद्ध पुरुष हुए लगभग सभी लोग जो हैं बीमारियों से मरे, क्योंकि वो इतना सात्विकता से जीने लगे कि वो इम्यूनिटी कमजोर होती चली गई, सारे रोग उनको पकड़ने लगे। जो रोग भी पकड़ लेता था वो कहते थे कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आपको टीबी हो गई ना, कोई बात नहीं, हो गई भाई, शरीर है, आ गई। तो ऐसी हालतों में ये हो गया। लेकिन मेरा शरीर खुद संभालने का आदी है और वो संभाल लेता है। अंदर कोई है जो आवाज दे देता है, लेकिन मैं सहजता से सुनता भी हूं। सिगरेट का दिया तो मैंने सिगरेट पे आपत्ति नहीं उठाई। वो मुझे शराब का भी दे सकता था, जिसका भी देता मैं आपत्ति नहीं उठाता, मैं उसको सहज इंप्लीमेंट कर लेता, क्योंकि वो शरीर कह रहा है, अंदर से कोई आवाज है। और मन की कोई नीड नहीं है, ये मैं पक्का जानता हूं, मेरे मन की जरूरतें नहीं। तो मैंने जो स्वास्थ्य के संबंध में आपने पूछा, तो मैं तो यही कहूंगा कि सहज जीवन जीना ये एक बहुत आसानी से मेरे लिए सब तरीके के काम कर जाता है। मैं वहां पहुंचा तो उसी दौरान कलकत्ता में ही एक जगह उन्होंने मेरा वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए उन्होंने मुझे बुलवाया। एक अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होना था। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि अल्ट्रासाउंड से पहले आपको खूब पानी पीना पड़ता है, तब अल्ट्रासाउंड आपका हो सकता है। और उसी दिन मेरा एक और टेस्ट होना था जिसमें मुझे रात भर पानी नहीं पीना था। मतलब 24 घंटे पहले से पानी छोड़ देना था, मुझे पानी नहीं पीना था। उसके बाद मुझे शायद पेशाब का टेस्ट था। तो मेरी स्थिति यह थी कि मैं पहले जब पानी नहीं पिया हुआ था तो पहले आया, पहले उसी जगह मैंने अपने पेशाब का टेस्ट दिया और उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड के रूम में घुस गया और पानी मैंने पिया नहीं। ये दिव्या साथ में थी और एक वो जो स्वामी जी साथ में थे जो मुझे लेके गए थे, उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया मुझे पानी कहने का, और मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं। मैं घुस गया और वहां भी डॉक्टर ने मेरी अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर दिया और कर भी लिया और बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रहा था और कह रहा था आपके तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो आप क्यों टेस्ट करा रहे, सब कुछ तो फिट फाट है।
तब तक ये लोग बाहर से आए कि अरे स्वामी जी पानी तो पिए ही नहीं, पानी तो पिया ही नहीं। तो वो कहने लगा पानी नहीं पिया, ये तो बिल्कुल सही है, पानी है अंदर और खूब अच्छी मात्रा में पानी है। तो इन्होंने कहा जब पिया ही नहीं है और कल से नहीं पिया है तो पानी कहां से है? तो उसने कहा देखिए है, ये मशीन बता रही है, और अगर ये पानी ना पिए होते तो मशीन ये जवाब ही नहीं दे रही होती जिस तरीके का दे रही है। तो मैंने डॉक्टर से उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे ऐसा हो सकता है कि मैंने पानी नहीं पिया फिर भी पानी बता रहा है? मैंने मुझे कोई संदेह नहीं, जानकारी लेनी है। तो उसने कहा देखिए पानी नहीं पिया है और फिर भी शरीर में पानी है, इसका अर्थ यह है कि आपकी जो शरीर की कार्य प्रणाली है वो इतनी अच्छी है कि वो पानी की जरूरत हो तो हवाओं से ले लेती है। भाई हमारे ये रोम क्षेत्र भी पानी लेते हैं, हम हर तरीके से पानी लेते हैं, लेकिन मैंने मुंह से ही तो नहीं पिया था, शरीर पी रहा था। भाई आखिर प्यास तो मुझे भी लगी रही थी, लेकिन मैं वैसे भी ज्यादा पानी पीता नहीं हूं। मुझसे कई बार लोग टोकते हैं आपको खूब पीना चाहिए, तो मैं उनसे कह सकता हूं कि चिंता ना करो, तुम परेशान ना हो, मेरे शरीर में जगह जगह स्ट्रॉ लगे हुए हैं, सब पी रहे हैं, खूब पानी पी रहा हूं मैं, किसी को दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन बहुत परेशान रहती, तो उससे भी अगर ये सुन लेगी तो अच्छा रहेगा। तो पानी जो है मैं खूब मेरा शरीर में था। फिर डॉक्टर ने मुझसे बात की कि आपकी दैनिक क्रिया क्या है, आपके खान पीन का ढंग क्या है? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं खाता हूं तब जब भूख लगती, रात को 3 बजे लग जाए तो मैं 3 बजे खा लेता हूं, और शाम को 5 बजे लग जाए मैं 5 बजे खा लेता हूं। और एक बात और है, खाना कभी भी मैं इतना नहीं खाता कि गले भर तक खाऊं। मेरे खाने का ढंग ये है कि मैं खाना लेता हूं, जब भूख शांत हो जाती है मैं खाना छोड़ देता हूं, और यदि मुझे जबरदस्ती खाना पड़े तो जितना खाना मैं खा चुका हूं लगभग उतनी खाना मैं और खा सकता हूं, पेट में मेरी इतनी जगह होती है। लेकिन भूख शांत तो थोड़े से हो जाती है। मैं हमेशा उतना भोजन लेता हूं जितने से भूख शांत होती है। भूख मारना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं कोई फाइटर नहीं हूं, भूख शांत करना उद्देश्य है। तो भूख शांत हो जाती है, फिर मैं अगर दोबारा खाना हो फिर खा लेता हूं। मैं किसी दिन 5-5 बार भी खा लेता हूं, 6 बार भी खा लेता हूं, लेकिन एक बार में गले भर के नहीं खाता। और यही मेरा हल्का फुल्का रूटीन है, मैंने उनको बताया। तो वो कहने लगे आपको मालूम नहीं, लेकिन ऐसा रूटीन तो हम लोग एडवाइस करते हैं लोगों को कि आपको ऐसा रूटीन करना चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे एडवाइस किसी ने नहीं की, मेरी आदत ही ऐसी है। तो सब मिला के शरीर के स्वास्थ्य के संबंध में अगर बात आती है तो मैं ये कहूंगा कि शरीर के स्वास्थ्य की तुम चिंता ना करो, इसमें सब शरीर तुम्हारा स्वास्थ्य की चिंता कर लेता है। तुम सिर्फ एक ही चिंता करो कि अपने शरीर के अंदर से उठने वाली आवाजों को तुम सुन सको, इतनी ही चिंता पर्याप्त है। इतनी चिंता अगर तुमने कर ली तो बहुत चिंता कर ली। और अगर मुझसे कोई पूछे, कोई दूसरा व्यक्ति, कि स्वामी जी हम लोगों को कोई एडवाइस करें, अब ये तो चेतना वाली एडवाइजेज हो गई, अब फिर चेतना जगाओ फिर वो शरीर को सुन सके, तो मैं ये कहूंगा कि शरीर में 95% रोग तो मानसिक होते हैं, 5-7% रोग जो हैं वो शारीरिक होते हैं। तो जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, शरीर में एक ही रोग होता है, शरीर में एक ही रोग होता है, और वो होता है गैस का। गैस बनना एक सहज प्रक्रिया है शरीर की, उससे शरीर चलता है। यदि गैस बनने की प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या गैस गलत रास्तों पे भाग जाए तो शरीर के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। और शरीर के रोग जब उत्पन्न होने लग जाते हैं तो कई प्रकार के मानसिक तनाव आते हैं, फिर मानसिक रोग भी प्रवेश कर जाते हैं शरीर में। तो यदि इंसान अपने पेट को ऐसे रख सके कि ज्यादा भोजन ना दे, थोड़ा साफ रख सके,
मल त्याग में कम से कम वो पूरा रहे, वो तब तक वॉशरूम से बाहर ना आए जब तक मल पूरा त्याग ना दे। तो ऐसी कंडीशन में उसका पेट साफ रहेगा और हमेशा ही गैस के लिए एक रास्ता खुला रहेगा। लेकिन ये युग ऐसा है कि जहां लोगों के पादना बुरा समझा जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई रिया खारिज करता है, पादता है, तो इसका मतलब वो शरीर से स्वस्थ है। लेकिन हम लोग तो जिस जगत पे जीने लगे वहां पादना रोग समझा जाता है, लोग हंसते हैं। मैं तो कहता हूं जो ना पादे, अगर आप किसी के साथ हो और 6-7-8 घंटे से हो और उसने ना पादा तो हंस लेना एक दो बार हंसना। नहीं, वो कहते हैं ना कि भाई एक आदमी ने छींक मारी, हम लोग इस जगह पर हैं आज के टाइम में, छींक मारी, उसको कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं समझ रहे, किंतु किसी ने पाद दिया तो उसे दूर भागते हैं। जबकि छींकने में जितने जर्म्स उसने फैलाए वो बहुत ज्यादा हैं और वो पादे से उसने किया वो रिलीजेस है, उसमें कोई भी ऐसे जर्म्स नहीं निकल सकते जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, केवल एक स्मेल के। तो वो तो हम जिस स्मेल से भाग रहे हैं वो तो हम पेट में लेके घूम रहे हैं हर आदमी, और हम डकारे मारने में माहिर समझते हैं। मेरा तो मानना ये है, मैं कोई खैर बाबा रामदेव टाइप का भविष्य में कंपनी नहीं खोलने वाला हूं, लेकिन फिर भी एक बात से मैं राजी हूं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं लोग, इससे जो है स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हुआ, शारीरिक स्वास्थ्य को। कि देखिए हमने कोल्ड ड्रिंक पी, और कोल्ड ड्रिंक हम वही अच्छी मानते हैं जिससे डकारे जिससे खूब डकारे सोडा टाइप की। तो यदि आपने कोल्ड ड्रिंक पी तो आपकी गैस निकलने का एक मार्ग तय होने लग जाता है कि फिर वो बाहर निकलेगी, ऊपर से निकलेगी। तो गैस यूं तो नीचे से निकलनी चाहिए, लेकिन जब आपने मार्ग दे दिया कृत्रिम तरीके से ऊपर निकलने का, तो गैस तो फिर ऊपर भागने का प्रयास भी करेगी। और गैस ऊपर से निकले ये सहज स्वभाव भी है। शारीरिक बनावट में वो नीचे से निकलती है, लेकिन गैस तो ऊपर की तरफ ही उठती है। तो वो जो गैस है वो फिर ऊपर की तरफ उठती है। तो आज की तारीख में तो मैं देख रहा हूं, मैं लोगों को, क्योंकि डॉक्टरों को बहुत मित्र हैं मेरे, जानता हूं, कोई भी उनके पास आप बीमारी के लिए जाइए, वो दवा के साथ एक गैस की गोली जरूर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सीने में जो दर्द हो रहा हो वो गैस के टकराने की वजह से हो रहा हो, तुम्हारे सर में दर्द जो हो रहा हो वो गैस के टकराने की वजह से ना हो रहा हो। तो गैस की गोली तो मस्ट हो गई। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि तुमने गैस पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत चीजों पे कंट्रोल कर लिया। मैं आपको एक चीज बताता हूं बहुत अच्छी। लोगों को अक्सर जो है कई तरीके की प्रॉब्लम शरीर में आती। शरीर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, अगर वो मानसिक रोगों से भी आएगी, तो सबसे पहले शरीर में कुछ ना कुछ केमिकली रिएक्शन होगा, और उस केमिकली रिएक्शन के कारण शरीर के उन हिस्सों पे प्रहार होगा जिसकी वजह से वो केमिकल बना। तो केमिकल बनने की जो जगह है वो पेट है, केमिकल यहीं बनते हैं। सारे ही केमिकलों का निर्माण, ये गोदाम है भाई। केमिकल कोई मेरे हार्ट में थोड़ी बनेगा, ना कंधे पे बनेगा, ना हिप्स पे बनेगा, ना थाइस पे बनेगा। केमिकल यही एक खाली जगह है, यहां केमिकल बनेगा। तो यदि कोई व्यक्ति कि उसको लगे कि अभी कुछ गड़बड़ हो रही है और केमिकल कुछ नुकसान होने वाला, कुछ परेशानी आ रही है, जी में अजीब सा हो रहा है, कुछ केमिकल बन रहा है, तो वो आदमी अगर भुना हुआ चना 50 ग्राम भुना हुआ चना खा ले, या 100 ग्राम चना भुना हुआ खा ले, तो उसके पेट में वो चना जाके, चने का स्वभाव है कि वो सूखता है, और जो चीज सूखती है वो अपने अपोजिट चीज को अट्रैक्ट करती है। तो वो वहां पेट का जितना भी पानी होगी सोख लेगा। तो वो जो चना है वो पानी सोख लेगा। वो जो पानी सोखेगा तो उसमें जो केमिकली रिएक्शन बना होगा वो भी सोख लेगा, तो वो फैल नहीं पाएगा और फिर वो मल के रास्ते से निकल जाएगा। तो बहुत सी इलाज तो हमारे चने में छुपे हुए हैं। चना आप इस ढंग से अगर खा लें, 50 ग्राम चना खा लें, 100 ग्राम चना खा लें, दूसरे तीसरे दिन खा लें, तो बहुत आपको। कौन सा चना? ये काला चना? काला चना जो भुना हुआ आता है, जो फट जाता है, पीला पीला सा अंदर दिख रहा है, छिकल है पीला पीला सा, वो भुना चना होता है। भुना हुआ चना खाना बहुत फायदेमंद होता है। मतलब ये मैं वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं उसका कि क्या फायदा करता है।
मैं कोई चने का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने कोई चना गोदाम में दबा के रखा हुआ कि जिसकी कीमत बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना सा है कि वाकई चने से आप बहुत हद तक फायदे ले सकते हैं, ये चीज चने में होती है। फिर कई बातें आती हैं, जैसे मेंटल टेंशन है, लोगों में एक गैस का प्रॉब्लम होता है, एक आजकल एसिड का प्रॉब्लम बहुत होने लगा है, एसिड बढ़ता है। तो एसिड के लिए भी आप सिंपली एक तरीका अपना सकते हैं, या तो आप मेडिटेशन करें, क्योंकि एसिड दो तरीके से गड़बड़ करता है। एक तो टेंशन की वजह से शरीर में गलत हिस्सों में भाग जाता है, या फिर ऐसा होता है कि हमारा पेट का जो क्रिया है वही थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हो गई। तो एसिड के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि या तो आप मेडिटेशन करें, अगर मेडिटेशन से भी ना जाए तो मेडिटेशन भी करें, और साथ साथ किसी भी दिन मतलब जब ये प्रॉब्लम चल रही हो तो शाम के वक्त भोजन ना करें, बिल्कुल भोजन ना करें, और मीठा दही लें, मीठा दही लें, इसमें चीनी पड़ी हो, सफेद वाली जो चीनी होती है वो पड़ी हो, और इतना खाएं जितने में पेट भर जाए। मतलब 400 ग्राम 500 ग्राम आपको दही ही खाना है, मतलब पेट ही दही से भर लेना, मीठे दही से। तो यदि आपने ऐसा किया तो जो ज्यादा की मात्रा में केमिकल बन गया है, वो जो एसिड, तो वो सुबह आपका सब निकल जाएगा, साफ हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बात चल रही तो बता रहा हूँ। किसी को एसिड हो तो समझ ले, गैस हो तो समझ ले, थोड़ी बहुत केमिकली रिएक्शन हो तो उनको कंट्रोल कर सकें। तो ऐसी ही तमाम तरीके की बातें हैं, यदि वो उठती हैं तो उस पर बात की जा सकती है, थोड़ा सा समझाया जा सकता है। वैसे मैं अपने लिए कोई बहुत विशेष ख्याल नहीं रखता, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप किस तरीके से थोड़ा बहुत ख्याल रख सकते हैं उसका तरीका है। भोजन यदि आप गर्दन भर के नहीं खाते हैं तो आपके लिए बहुत उचित होगा। सबसे ज्यादा रोग भोजन से फैलते हैं, ज्यादा भोजन खाने से जितने रोग फैलते हैं उतने और किसी चीज से नहीं फैलते। आहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मामले में हो जाता है। आप क्या खाते हैं मैं उस पर कभी बात नहीं कहूंगा, वेज नॉन वेज ये वो, इस पे बात नहीं कहूंगा, लेकिन इस पे बात तो जरूर कहूंगा कि आप जो भी खाएं उसे खाने के बाद आपके पेट में 2 रोटी की 3 रोटी की जगह बची रहे, इतना जरूर ध्यान रखें। तो अगर इतना ध्यान रखेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। शरीर में ज्यादा चर्बी भी नुकसानदेह है और कम चर्बी भी नुकसानदेह है। अगर खाना बहुत कम खाएंगे तो कम चर्बी बनेगी, अगर ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा चर्बी बनेगी। तो सौंदर्य हड्डी का नहीं है, सौंदर्य मांस का है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तब भी बुरा लगेगा और कम हो जाएगा तो भी बुरा लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये सौंदर्य में भी काम आता है और साथ साथ आपको फिट रखने के भी।